Hello, dear students. Myself Prashant Rate, lecturer in Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी और अभी तक हमारा 50% सिलेबस दैट इज 3 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम अपना 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट एंड गियर मेजरमेंट। ये यूनिट 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट यूनिट है और सिंपल यूनिट है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट यूनिट नहीं है ये। तो हम लोग आज से अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, जिसका नाम है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट जो हमारा 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़े थे स्टूडेंट्स कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस एंड अलाउंस ऑफ द गिवन जॉब, जहाँ पे हम लोगों ने टॉलरेंस निकाला था, लिमिट्स निकाली थी, अलाउंस निकाला था, हमें जो डायमेंशन दिया था उसका। सो लेट्स मूव अहेड। सो सीओ ऑफ चैप्टर एंड इट्स यूनिट आउटकम। तो देखिए, कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी यूनिट सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, उससे हमको क्या मिलने वाला है। वैसे ही ये जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं इसका भी एक आउटकम है जिसको बोलते हैं कोर्स आउटकम, दैट इज सीओ। और उसके अंदर जो टॉपिक्स है उनके क्या आउटकम है, मतलब वो सब पढ़ के हमारे अंदर क्या स्किल, क्या नॉलेज डेवलप होने वाला है। तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक का सीओ है यूज रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्क्रू थ्रेड एंड गियर पैरामीटर्स। हमें बेसिकली यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है, स्क्रू थ्रेड्स के एलिमेंट्स पढ़ना है और गियर्स के एलिमेंट्स पढ़ना है। तो क्यों ये पढ़ना है, क्योंकि हम एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे हमें गियर्स का काम होगा, वहाँ पे हमें स्क्रूज का काम होगा जिसके ऊपर थ्रेड रहती है, जैसे नट एंड बोल्ट वगैरह है। तो हमें एज अ मैकेनिकल इंजीनियर उनको मैन्युफैक्चर करना है, उनको चेक करना है, उनको डिज़ाइन करना है। तो ये सब करने के लिए हमें उसके एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमें पता होना चाहिए उनको चेक करने के लिए। सो हमारा इस यूनिट चैप्टर का आउटकम है हम एबल होंगे। एबल मतलब हम जैसे 10-12 अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट दिए तो कौन सा एलिमेंट चेक करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करेंगे, या स्किल आपके अंदर इसके बाद आएगी। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन में देखिए 4.A क्या है, कैलकुलेट स्क्रू थ्रेड पैरामीटर यूजिंग गिवन मेथड। मतलब हमें जो उसके पैरामीटर्स है उसको कैलकुलेट भी करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट तो हमको वैल्यू देगा, फिर उसमें से हमको सॉल्यूशंस मतलब कैलकुलेशंस करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ गिवन स्क्रू थ्रेड। जो स्क्रू थ्रेड है उसके वो एक थ्रेड दिखती है लेकिन उसमें बहुत सारे नाम रहते हैं, उसके अलग अलग एलिमेंट्स के नाम रहते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट का क्या नाम है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन थ्रेड एंड पिच ऑफ द गिवन स्क्रू थ्रेड। देखिए क्या होता है कि ये थ्रेड्स है मैकेनिकल मीन्स से बना हुआ है। तो ये अगर मैन्युफैक्चरिंग में इसके एरर आ सकता है या यूजिंग के बाद में इसमें एरर आ सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ एरर भी अलग अलग होते हैं, ये भी हमको आइडेंटिफाई हम लोग इसमें से कर सकते हैं ना। ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप या स्किल डेवलप होंगी कि हम लोग ये सब चीज़ें कर सकें। और लास्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग द गिवन गियर पैरामीटर। तो ये गियर से रिलेटेड है कि गियर अगर है आपके पास में उसमें जो एलिमेंट्स दिए उसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या पैरामीटर प्रोसीजर और पैरामीटर्स है वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक लर्निंग आउटकम। इस टॉपिक से हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, तो देखिए टू अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड। मतलब आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स है, वो सब आप इसमें से पढ़ सकते हैं, पढ़ोगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन स्क्रू थ्रेड। आप जब भी मैंने बात किया कि जैसे एक थ्रेड है उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, वो हम एलिमेंट्स रहते हैं, वो हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफाइन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। वो हर एक एलिमेंट का एक डेफिनेशन है दोस्तों, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टूड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड, मतलब हमको एक डायग्राम बनाना है जिसके ऊपर एलिमेंट शो करना है, तो ये भी आप लोग इसमें से कर सकते हैं। तो प्रोग्राम आउटकम। प्रोग्राम आउटकम क्या बोलता है, तो देखिए इसमें से हमारे 7 पीओ सेटिस्फाई हो रहे हैं, PO1, PO2, PO3, PO4 और PO8, 9 एंड 10। और इसके अलावा हमारे 2 PSO भी सेटिस्फाई हो गए, PSO 2 और PSO 3। तो ये कैसे सेटिस्फाई होंगे ये हमको इस टॉपिक में अभी आगे
देखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल अबाउट टॉपिक। अब ये यूनिट में हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड। ये टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, तो थ्रेड के जो अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं उसे कहा जाता, उसको पढ़ना मतलब उसको कहा जाता है टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हमको मेजरमेंट ऑफ मेजर माइनर पिच एंगल, तो हमको मेजर डायमीटर मेजर करना है, माइनर डायमीटर मेजर करना है, पिच मेजर करना है, एंगल मेजर करना है थ्रेड का। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, उसकी प्रोसीजर पढ़ना है कि कैसे मेजर किया जाता है मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर पिच या एंगल, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज किए जाते हैं मेजर डायमीटर या माइनर डायमीटर पिच या एंगल मेजर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इफेक्टिव डायमीटर एक चीज होती है, वो क्या सब चीजें है ये अब आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। वो अपने को मेजर करना है, उसकी मेथड्स है इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने की, 2 वायर 3 वायर मेथड, बेस्ट वायर साइज, ये सब सब मेथड है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड गेज हमको यहाँ पे पढ़ना है, जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अ, ये टॉपिक पढ़ने के लिए, नहीं सॉरी, ये जो सब मेथड्स दिए है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। टूल मेकर माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा एक फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, वो भी हमको इसमें से अभी पढ़ना है। तो स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी, तो डेफिनेशन है पहला स्क्रू थ्रेड का। अगर हमको स्क्रू थ्रेड पढ़ना है, तो सबसे पहले स्क्रू थ्रेड क्या होता है ये अपने को समझना पड़ेगा। तो इसको डेफिनेशन को एज पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स ASTME इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि स्क्रू थ्रेड क्या होता है। तो screw thread is a helical ridge produced by forming a continuous helical grooves of uniform section on the external or internal surface of the cylinder। तो screw thread मतलब बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि हेलिकल रीज मतलब एक हेलिक्स एंगल जो रहता है ऐसे तिरछा इस टाइप से, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है आपको, हाँ, प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग कंटिन्यूअस हेलिकल, ये क्या, ये ग्रूव्स है, ये देखिए छोटे छोटे क्या है, ये सब ग्रूव्स, ठीक है। ये जो पार्ट है ना इसको कहा जाता है ग्रूव। ये ग्रूव है या ये ग्रूव है। तो ये ग्रूव फॉर्म करना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मेरा हाथों से बना है इसलिए छोटा बड़ा हुआ है, लेकिन ये कैसे मशीन से जब बनता है तो ये यूनिफॉर्म मतलब सबका हाइट सेम आएगा, सबका ये एंगल सेम रहेगा, विड्थ भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल भी रहते हैं एक्सटर्नल भी रहते हैं। तो ये बेसिकली जैसा आपका नट या बोल्ट है, तो बोल्ट जो होता है उसको उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स रहती है। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। ये फॉर्म्स ऑफ थ्रेड में देखिए ये अलग अलग टाइप की थ्रेड्स दी गई है, और ये अलग अलग शेप्स और साइज है इनके थ्रेड्स के, जिसके ऊपर से इनके नाम डिफाइन किए गए हैं। जैसा पहला है देखिए, ये शार्प वी थ्रेड, इसको बोला जाता है वी थ्रेड। ये दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है पिच, और ये बॉटम से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस होता है डेप्थ ऑफ द थ्रेड्स, मतलब इसका हाइट, हाइट ऑफ थ्रेड बोलो या डेप्थ ऑफ थ्रेड। और ये यहाँ पे बीच में दिया हुआ है, ये एंगल है, ये पिच, ये एंगल, और ये डेप्थ ऑफ द थ्रेड्स। पिच मतलब क्या होता है दोस्तों कि दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, एंगल मतलब इन दो थ्रेड्स के बीच का थ्रेड एंगल कहा जाता है इसको, और ये डेप्थ ऑफ हाइट या हाइट ऑफ द थ्रेड्स कहा जाएगा। तो ये वी शेप का थ्रेड है जिसका एंगल 60 डिग्री है, पिच यहाँ पे है, और हाइट ऑफ द थ्रेड है 0.87 पिच, मतलब पिच का ये 0.87% हिस्सा है। दूसरा थ्रेड है दोस्तों, ये विथवर्थ थ्रेड बोलते हैं इसको। कौन सा थ्रेड बोलते हैं, विथवर्थ थ्रेड, जिसका एंगल देखिए 55 डिग्री, मतलब दो थ्रेड्स के बीच का एंगल 55 डिग्री है। इसको ये जो कर्वेचर आया उसको रेडियस दिया है, इसको 0.14 पी, रेडियस कितना है इसका 0.14, मतलब पिच का 0.14% इसका जो वैल्यू रहेगा वो रेडियस रहेगा। फिर दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस पिच, और इसका हाइट है 0.64 पी, मतलब पिच का 0.64%। तो ये शार्प वी थ्रेड है, ये विथवर्ड है, ये बटरेस है, ये स्क्वायर थ्रेड है, ये एक्मे थ्रेड्स है, ये वॉर्म थ्रेड्स है। तो ये अलग अलग टाइप के थ्रेड्स है, और इन सबका अपना अपना पर्पज है। जैसा फास्टनिंग के लिए हम लोग बेसिकली वी थ्रेड्स का यूज करते हैं, अगर छोटे फास्टनर्स है तो थोड़ा, अगर फास्टनर्स मतलब दोस्तों नट बोल्ट, है ना। और बेसिकली ये वी थ्रेड कहाँ पे यूज किया जाता है, तो जो स्क्रू और बोल्ट इन दोनों में फर्क होता है। तो स्क्रू मतलब क्या है, जिसमें हम लोग सिंपली होल में फिट करके उसको, होल यानी कि उसको टाइट किया जाता है, नीचे में बोल्ट नट नहीं रहेगा, उसको कहा जाता है स्क्रू। और बोल्ट और नट में क्या होता है, नीचे से नट लगा हुआ रहता है, उसको कहा जाता है नट बोल्ट। सो
तो सिंपली क्या होता है, स्क्रू थ्रेड में ये वी शेप यूज किया जाता है, विथवर्थ वगैरह ये नट बोल्ट में यूज करते हैं। ऐसे अलग अलग सबका अपना अपना पर्पज है। स्क्वायर थ्रेड जैसा आप लोगों ने ये देखा होगा आपका स्क्रू जैक, जिससे हम लोग गाड़ियों को लिफ्ट करते हैं, तो वहां पे बेसिकली स्क्वायर थ्रेड का यूज किया जाता है। वैसे ही एक्मे का भी कुछ पर्पज है, वार्म का भी है, बटरेस का भी है, तो इन सब का अपना अपना एक सिलेक्टिव पर्पज है। तो जहाँ पे जिसका यूज होता है वहां पे वो थ्रेड यूज किया जाता है। सो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स में देखिए बेसिकली दो ही टाइप की थ्रेड्स होती है, एक थ्रेड होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। तो बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड्स होती है दोस्तों उसको कहा जाता है एक्सटर्नल थ्रेड, और नट के ऊपर जो थ्रेड होती है उसको कहा जाता है इंटरनल थ्रेड और फीमेल स्क्रू थ्रेड। ठीक है। सो ये देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे ये बोल्ट है, इसके ऊपर जो थ्रेड्स बनी है ये हो गई एक्सटर्नल थ्रेड, और ये नट है। ये नट में जो अंदर थ्रेड बनी है इसको कहा जाता है इंटरनल थ्रेड। दोनों के पैरामीटर सेम रहते हैं, सिर्फ ये आउटर सरफेस से दिख रहा है इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल, और इंटरनल सरफेस में इसलिए इसका नाम है इंटरनल थ्रेड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये स्क्रू थ्रेड्स है, एक स्क्रू का थ्रेड्स दिया हुआ है, और इसको अभी हम लोग एक वन बाय वन इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो थ्रेड बेसिकली देखिए, सबसे पहला ये जो पार्ट है, ये लाइन जो जा रही है, ये प्रोफाइल है स्क्रू थ्रेड का। ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है प्रोफाइल है स्क्रू थ्रेड का। और ये जो एरोज है यही तक ही थ्रेड्स है, और ये इसके प्रोजेक्शंस है दोस्तों। ठीक है ना। अब ये पहला लाइन जो दिखाया है ये है एक्सटर्नल थ्रेड, सॉरी इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको? मेजर डायमीटर, मतलब जो भी टॉप से जो डायमीटर बनता है उसको कहा जाता है मेजर डायमीटर। उसके बाद जो बॉटम से डायमीटर जाता है उसको कहा जाता है माइनर डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं? माइनर डायमीटर। जो लाइन बॉटम से जाती है उसको मेजर माइनर, जो लाइन टॉप से जाती है उसको मेजर। तो तीसरी लाइन होती है जो सेंटर से जाती है, इसको कहा जाता है पिच सर्कल डायमीटर। ये तीसरा डायमीटर कौन सा है? पिच सर्कल डायमीटर। अब देखिए इसमें आपको हमेशा थ्रेड में मेजर डायमीटर भी दिखेगा, माइनर डायमीटर में भी दिखेगा, बट पिच सर्कल डायमीटर दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको ये डायमीटर होता है इमेजिनरी डायमीटर। और ये कहाँ से जाता है दोस्तों? जहां पे थ्रेड का जो थिकनेस है और जो ग्रू मतलब जो खाली जगह है उसका जो थिकनेस है, ये दोनों थिकनेस इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो सॉलिड पार्ट है इसका थिकनेस और ग्रू जो है इसका थिकनेस, ये दोनों थिकनेस जिस पॉइंट पे इक्वल रहेगा उस जगह पे, उस जगह से जो लाइन जाएगी उसको कहा जाएगा पिच सर्कल डायमीटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना अडेंडम। ठीक है, इसके डेफिनेशन भी आपको इसे ऐसे लिखना है। तो अडेंडम क्या होता है देखिए, तो ये मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसलिए इसको कहा गया है अडेंडम। ठीक है, वैसे ये देखिए पिच सर्कल डायमीटर और माइनर डायमीटर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है डिडेंडम। ठीक है। अब तीसरा डेफिनेशन देखिए नेक्स्ट, यहाँ का एरो। ये एरो कहाँ से कहाँ तक है? मेजर डायमीटर से लेके माइनर डायमीटर तक। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ, मतलब ये थ्रेड का हाइट है। तो आप इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से, इट इज द एडिशन ऑफ अडेंडम एंड डिडेंडम। और दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर डायमीटर एंड माइनर डायमीटर। ये नेक्स्ट एरो आया हुआ देखिए यहाँ इस पोर्शन के ऊपर, इस पोर्शन को कहा जाता है क्रेस्ट। जहां जब भी थ्रेड के दो जो साइड्स है इनको फ्लैंक बोलते हैं, ये दो साइड जहां पे मीट होते हैं, ठीक है ना, तो जो टॉप पोर्शन पे जो एरो बनेंगे, जैसे कर्व बनेगा उसको कहा जाएगा क्रीज। वैसे ही बॉटम पोर्शन पे जो कर्व बनेगा उसको कहा जाता है रूट। तो देखिए उसके बाद जैसे हमारा जो थ्रेड है वो एक्चुअल में यहीं से एंड हो रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्शन हमारे ऊपर जा रहा है। तो जहां पे थ्रेड का टॉप पोर्शन है और उसके बाद में ये फ्लैंक के जो पोर्शंस जा रहे हैं उसको कहा जाता है क्रस्ट ट्रंकेशन। वैसे ही बॉटम में जो पार्ट रहेगा उसको कहा जाएगा रूट ट्रंकेशन। जो माइनर डायमीटर और ये प्रोजेक्शन जहां से निकल रहे वहां। आगे बढ़ते हैं, पिच, जो हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि दो थ्रेड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है पिच। अभी देखिए दो थ्रेड्स के बीच का जो एंगल्स है, दो थ्रेड के बीच का जो एंगल दिख रहा है इसको कहा जाता है थ्रेड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल। वैसे ही अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने दो थ्रेड को
बीच में से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 50% पार्ट इधर आया, 50% पार्ट इधर आया। समझ में ना, ये 50% पार्ट, ये 50% पार्ट। अब इस पोर्शन को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है फ्लैंक एंगल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लैंक एंगल। वैसे ही अभी आगे बढ़ेंगे और हाँ, अब ये पहले सरफेस आना चाहिए था। ये जो सरफेस रहता है थ्रेड का, इसको कहा जाता है फ्लैंक। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये टर्मिनोलॉजी देखिए, वही वही डायग्राम है, ये अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, ये इस थ्रेड का इस पार्ट की डायग्राम है, एक्सटर्नल थ्रेड टर्मिनोलॉजी। वही सब चीजें हैं। जो टॉप मैसेज आता है उसको कहा जाता है मेजर डायमीटर, जो बॉटम मैसेज आता है उसको कहा जाता है माइनर डायमीटर। फिर यहाँ पे ये थ्रेड का प्रोफाइल है, ये जो प्रोजेक्शंस है, ये प्रोजेक्शंस है। तो यहाँ पे जो टॉप में जो मिलता है उसको कहा जाता है क्रीज, जो बॉटम में मिलता है उसको कहा जाता है रूट। हाफ पोर्शन में से डिवाइड करेंगे तो उसमें बनेगा फ्लैंक एंगल। दो एंगल्स के, दो थ्रेड्स के बीच का जो एंगल होता है उसको थ्रेड एंगल बोला जाता है। इस सरफेस को कहा जाता है फ्लैंक्स। ठीक है, मेजर डायमीटर से पिच सर्कल डायमीटर तक एडेंडम, पिच सर्कल डायमीटर से बॉटम माइनर डायमीटर डिडेंडम। यहाँ पे एक्सियल में थ्रेड का थिकनेस, इसको कहा जाता है थ्रेड थिकनेस। क्योंकि देखिए थ्रेड का ऊपर थिकनेस कम रहेगा, नीचे यानी थ्रेड का कोई कॉमन थिकनेस नहीं होता, तो उसका थिकनेस कहाँ का कंसिडर किया जाता है, जो पिच सर्कल डायमीटर पे जो थिकनेस आता है उसको कहा जाता है थ्रेड थिकनेस। और ये अभी एक ट्रंकेशन पढ़ा था कि इस पॉइंट से देखिए यहाँ से लेके तो यहाँ तक क्रस्ट ट्रंकेशन, वैसे ही यहाँ से लेके तो यहाँ तक रूट ट्रंकेशन। और ये एक्सिस ऑफ द थ्रेड, मतलब ये सेंटर लाइन, ये देखिए यहाँ से जो लाइन जाएंगी ना उसको कहा जाएगा एक्सिस ऑफ द थ्रेड। वैसे ये यहाँ पे देखिए इसमें एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड दोनों के लिए दिया हुआ है। मेजर डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, माइनर डायमीटर, एंगल ऑफ थ्रेड, पिच, उसके बाद क्रीज, रूट, फ्लैंक। फ्लैंक बाकी सब चीजें सेम रहती है, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाती है इंटरनल एक्सटर्नल में। इसमें जैसा ये टॉप पोर्शन क्रीज बोलते हैं, तो इस थ्रेड का जो नीचे वाला पोर्शन है, क्योंकि ये इंटरनल थ्रेड है तो इसको कहा जाएगा क्रीज। और इसमें ये बॉटम पोर्शन रूट होता है, तो यहाँ पे भी जो अंदर गया हुआ पोर्शन है उसको कहा जाता है रूट। ये दोस्तों आगे बढ़ते फिर, स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी वही अभी अपने को डेफिनेशंस के फॉर्म में पढ़ना है। पिच, पिच क्या होता है, तो इट इज एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्क्रू थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस। मतलब जो हम लोगों ने पहले बात किया था, ये एक थ्रेड से लेकर दूसरे थ्रेड तक का डिस्टेंस, इसको कहा जाता है पिच। लीड, दूसरा क्या है, लीड, द डिस्टेंस a screw thread advance in one turn for a single star thread, lead is equals to pitch, for double star thread lead is equals to 2 into pitch, so on। तो पिच लीड क्या होता है कि एक टोटल राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है थ्रेड, यानी एक बार उसको 360 डिग्री अगर आप लोग जो घुमा देते हो तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो वो कैसा होगा, देखिए जैसे ये पिच है, अभी आपका पॉइंटर यहाँ पे है, तो एक टोटल राउंड के बाद वो कहाँ जाएंगे यहाँ पर, तो लीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पिच। ठीक है ना, समझ में आया। सिंगल स्टार के लिए, डबल स्टार के लिए 2 इंटू। थ्रेड फॉर्म द क्रॉस सेक्शन ऑफ द थ्रेड कट बाय एन प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस। ये जो थ्रेड का जो एरिया ये है सरफेस दिखा है, इसको कहा जाता है थ्रेड फ्लैंक फॉर्म। फ्लैंक, इट इज द थ्रेड सरफेस दैट कॉन्टैक्ट क्रीज एंड रूट। अभी देखिए जैसा क्रीज टॉप का पोर्शन होता है, रूट बॉटम का पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को कौन जोड़ता है, थ्रेड, तो उस पोर्शन को कहा जाएगा फ्लैंक। ठीक है, डेप्थ ऑफ द थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर डायमीटर एंड माइनर डायमीटर। वैसे इसको आप क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्रीज एंड रूट, क्योंकि मेजर डायमीटर में क्या रहता है, क्रीज, माइनर डायमीटर में क्या रहता है, रूट। या फिर आप इसको तीसरी डायमेंशन में ये भी बोल सकते हैं, इट इज द एडिशन ऑफ अडेंडम एंड डिडेंडम। समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ और टर्म्स है इसमें हमें पढ़ना है। मेजर डायमीटर, this is the diameter of the imaginary cylinder coaxial with the screw which just touches the crust of the external thread or root of the internal thread। मतलब एक्सटर्नल थ्रेड के क्रस्ट से जो डायमीटर जाता है या इंटरनल थ्रेड के रूट में से जो डायमीटर जाता है उसको कहा जाता है मेजर डायमीटर, और इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल डायमीटर। वैसे ही माइनर डायमीटर, तो माइनर डायमीटर में क्या होगा, जो रूट जो एक्सटर्नल थ्रेड के रूट से या इंटरनल थ्रेड के क्रस्ट से जाने वाला जो डायमीटर है उसको कहा जाएगा माइनर डायमीटर, या उसका दूसरा नाम होता है कोवर डायमीटर। और इफेक्टिव डायमीटर मतलब ये इमेजिनरी होता है, ये दिखेगा नहीं, जैसे आपको मेजर डायमीटर दिखेगा, माइनर डायमीटर दिखेगा, लेकिन पिच सर्कल डायमीटर दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ से जाता है, थ्रेड के सेंटर से, जहां से
थ्रेड का थिकनेस और ग्रू का थिकनेस इक्वल होता है, ठीक है ना। वहां से जो डायमीटर पास होता है उसको कहा जाता है इफेक्टिव डायमीटर और पिच सर्कल डायमीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ द थ्रेड। एंगल ऑफ द थ्रेड क्या होता है, दो फ्लैंक्स के बीच का एंगल, इसको कहा जाएगा थ्रेड एंगल। हेलिक्स एंगल, द एंगल दैट इज द थ्रेड मेक्स विद द प्लेन परपेंडिकुलर द थ्रेड एक्सिस। अब देखिए कैसा, ये थ्रेड थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। सो अगर हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच में जो, और ये थ्रेड इन, ये देखिए ये अगर हम लोग यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ये थ्रेड के साथ तो थोड़ा सा हल्का सा इंक्लाइंड होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको कहा जाता है हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट है फ्लैंक एंगल। तो ये फ्लैंक एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ द थ्रेड एंगल, अडेंडम, डिस्टेंस बिटवीन क्रीज एंड द पिच लाइन और मेजर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द थ्रेड। मतलब वही मेजर डायमीटर से लेके तो पिच सर्कल डायमीटर या क्रीज से लेके पिच लाइन तक उसको कहा जाएगा अडेंडम। वैसे ही डिडेंडम, पिच लाइन से लेके तो रूट तक का डिस्टेंस कहा जाएगा डिडेंडम। तो यहाँ पे हम लोग आज का अपना टॉपिक एंड करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में दोस्तों आता है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा ड्रॉ स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी, या डिफाइन आएगा पीसीडी, इफेक्टिव डायमीटर, एडेंडम, डिडेंडम, डेप्थ ऑफ थ्रेड, क्रीज, स्क्रू, मेजर एंगल, थ्रेड एंगल, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, मॉड्यूल, पीच, ये सब चीजें आती है, डेफिनेशन आती है, लेकिन बहुत कम आती है। लेकिन मैक्सिमम ये आएगा ड्रॉ विथ नीड्स के कन्वेंशनल डायग्राम ऑफ स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। मतलब आपको वो जो डायग्राम है उसके ऊपर वो नोटेशंस, मेजर डायमीटर कौन सा है, माइनर डायमीटर कौन सा है, ये सब आपको उसमें दिखना है। तो प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड इस तरह से हम लोगों ने PO1, PO2, PO3, PO4 ये चार अचीव किए। कैसे, तो PO1 होता है बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। तो ये मैथ, साइंस एंड इंग्लिश का नॉलेज आएगा, तो इस वजह से PO1 अपना अचीव्ड होगा। PO2 डिसिप्लिन मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, वो भी अचीव्ड हो रहा है। PO3 एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, और PO4 होता है टूल्स एंड टूल्स फॉर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल। सो ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इस पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट करने लायक चीज़ें है, इसलिए यहाँ पे PO3 सेटिस्फाई होगा, और वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए PO4 भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। PO5, 6, 7 होगा नहीं, PO8, 9, 10 फिर से इसमें सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आप कम्युनिकेट करोगे दूसरे से, आप हमेशा इसमें कुछ ना कुछ नया पढ़ते जाओगे, इसलिए PO8, PO9, PO10 भी सेटिस्फाई होगा। और PSO2, PSO तो इसलिए सेटिस्फाई होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस और उसको मेंटेनेंस करने के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए वो भी सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे अपना आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। थैंक यू।